अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज का जो आपका लेक्चर है, आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइकोप्लाज्मा स्पीशीज। तो ये आपका मेन लेक्चर है और इसके अलावा एक पहले छोटा सा टॉपिक जो कि अगर क्लास होती तो नेक्स्ट उसमें होना था, लेकिन अब चूँकि सेमेस्टर ख़त्म हो रहा है तो इसमें वो इसी में मैं कवर कर रहा हूँ। वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंटेमिनेटिंग फंजाई। तो ये फंजाई से रिलेटेड जो है मटेरियल मैंने अपलोड किया हुआ है। इसका जो लेक्चर एक्सप्लेनर वीडियो जो है वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, उसका मैं लिंक शेयर करूँगा आपको। तो उसमें कुछ पार्ट जो लेक्चर का है उसमें कुछ और टेक्निक भी डिस्कस की हुई है, लेकिन आपने जब जो रेलेवेंट पार्ट है फंजाई से रिलेटेड वो आपने फिर उसको सुनना है और उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि उस चैप्टर में से आपने कौन कौन सी चीज़ें देखनी हैं। तो ये तो है फंजाई के हवाले से। और बाकी जो आज का मेन लेक्चर है वो है माइकोप्लाज्मा। अगर आपने थ्योरी में पढ़ लिया है तो आपको अच्छा कुछ आइडिया भी होगा पहले से भी कि माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं, कि दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया। रीज़न ये कि दे आर स्मॉलर इन सेल साइज एंड जीनोमिक साइज एंड अल्टीमेटली फिर इनकी जो कॉलोनीज होती हैं एगर के ऊपर वो भी बहुत स्मॉल होती हैं और इतनी स्मॉल कि वो नेकेड आई वो आप देख भी नहीं सकते। तो इसलिए माइकोप्लाज्मा के लिए कुछ कहने स्पेशल प्रिकॉशंस और स्पेशल मीडिया हैं इनको आइसोलेट करने के लिए। तो पहले जनरल फीचर उनसे हम ज़रा गो थ्रू होते हैं कि एक तो ये माइकोप्लाज्मा जो हैं they are also called molecules. Molecules means those bacteria which do not produce cell wall. तो सेल वॉल नहीं होती, इसलिए मॉलिक्यूल्स का लफ्जी मतलब सॉफ्ट बैक्टीरिया या नो बैक्टीरियल सेल वॉल। तो ये तो मॉलिक्यूल्स तो इनकी क्लास है। बाकी इसके अंदर डिफरेंट जेनरा है, माइकोप्लाज्मा, यूरिया प्लाज्मा और इसके अलावा एनेरोप्लाज्मा और भी काफ़ी सारे जेनरा हैं, लेकिन इन जनरल इनको सबको माइकोप्लाज्मा ही कह देते हैं। ठीक है, साइंटिफिकली तो इनके डिफरेंट जेनरा हैं, लेकिन एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है, ट्रिवियल फॉर्म या सेइंग ये है कि दे आर ऑल कॉल्ड मेंबर्स ऑफ द मॉलिक्यूल फैमिली, दे आर ऑल कॉल्ड माइकोप्लाज्मास। लेकिन जब साइंटिफिक बात करें तो वो फिर डिफरेंट जेनरा है। माइकोप्लाज्मा उनमें से एक जेनरा है सिर्फ। तो इसके अलावा चूँकि इनकी सेल वॉल नहीं है तो जब आप इनकी स्टेनिंग करेंगे तो स्टेनिंग जो जनरल मेथड हैं या स्पेसिफिक मेथड जिनको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेनिंग, वो इसके लिए इतनी एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ये सेल वॉल ही नहीं है। तो सेल वॉल ही रिटेन करती है स्टेन को। तो इनके लिए कुछ और सिंपल स्टेन है जैसे जिम्सा स्टेन या लीशमैन स्टेन, वो यूज़ किए जाते हैं। तो सेल वॉल ना होने की वजह से इनकी जो शेप है सेल की वो भी कह लें कुछ स्पेसिफिक नहीं है। कभी ये कोकाई भी नज़र आ सकते हैं, स्पाइरल भी नज़र आ सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं। तो ये प्लियोमॉर्फिक इन्हें कहते हैं कि दोज विच कीप ऑन चेंजिंग देयर सेल साइज। तो ये जो फिल्ट्रेशन के लिए जो फ़िल्टर यूज़ होते हैं तो उनमें ये सबसे जो स्मॉल साइज़ के फ़िल्टर होते हैं 0.22 माइक्रोमीटर, उनमें से भी ये पास हो जाते हैं। ठीक है ना, ये इस तरह के फ़िल्टर जनरली वायरस की आइसोलेशन की प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया हैं दे आर सो स्मॉल कि दे कैन पास थ्रू 0.22 माइक्रोमीटर मेम्ब्रेन फ़िल्टर्स। इनकी जो कॉलोनीज़ हैं वो भी बहुत कह लें स्पेशल होती हैं। फ्राइड एग शेप, फ्राइड एग शेप इनकी कॉलोनीज़ का कह लें होता है ये मॉर्फोलॉजी। और दूसरा ये कि इनकी कॉलोनी साइज़ बहुत स्मॉल होता है कि आप बाकी बैक्टीरिया की तरह आप नहीं दे सकते कॉलोनीज़ अनलेस कि आप इनको अंडर स्टेरियो माइक्रोस्कोप प्लेट को रखें या लो मैग्नीफिकेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप, तभी आप दे सकते हैं। तो ये तो हो गया इनका कह लें साइज़ के मतलब। बाकी ये जो बैक्टीरिया हैं कुछ बैक्टीरिया इनमें से जो हैं वो कह लें एनिमल के लिए कह लें उनके लिए पैथोजेनिक हैं, माइकोप्लाज्मा एंड यूरिया प्लाज्मा। वो आगे एक टेबल है उधर हम जरा जनरल देखेंगे कौन कौन सी डिजीज़ काज करते हैं ये। बाकी कुछ माइकोप्लाज्मा जिनके नाम हिमोपार्टुनेला है या ई पेरिथ्रोजोन है वो
कह लें ब्लड रेड ब्लड सेल के साथ उनकी कह लें एक एफिलिएशन है, उनके साथ ये अटैच हो जाते हैं, तो इसलिए इनको हीमोप्लाज्मा भी कह देते हैं। तो इनका हैबिटेट जो है, दे आर मोस्टली फाउंड एज सैप्रोफाइट और पैरासाइट ऑन द सरफेस और ऑन द म्यूकोजल मेम्ब्रेन्स ऑफ वेरियस एनिमल्स। ठीक है, ह्यूमन एनिमल्स सब की जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं या फिर उनकी स्किन, फिर जेनिटल ट्रैक्ट्स, मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, यानी कि मोस्टली जो म्यूकोजा मेम्ब्रेन्स है उधर एज अ कमेंसल या एज सेप्रोफाइट और पैरासाइट, यानी डिफरेंट ये म्यूचुअल रिलेशनशिप की फॉर्म। पैथोजेनेसिस की डिटेल में नहीं मैं जाऊँगा, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए माइकोप्लाज्मा जीनस कौन सी है माइकोप्लाज्मा के या मॉलिक्यूल्स के, वो है माइकोप्लाज्मा, यूरिया प्लाज्मा, कोलिप्लाज्मा, पायरोप्लाज्मा, एंडोमोप्लाज्मा, यूरोप्लाज्मा, स्पीरोप्लाज्मा और एनीरोप्लाज्मा। इनमें आप देख सकते हैं एनिमल और ह्यूमन में कौन से डिजीज काज करने वाले हैं। तो एनिमल में भी जो डिजीज काज करते हैं उनमें भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है पोल्ट्री के हवाले से वो माइकोप्लाज्मा गैरीसेप्टिकम है, सनोवी है और माइकोप्लाज्मा मेलियाग्राइडस है। और फिर गोट में सीसीपीपी काज करने वाले माइकोप्लाज्मा यानी कि माइकोप्लाज्मा कैप्रिकोलम सब स्पीशीज कैप्री नमूनी, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर जो शीप गोट दोनों में पाए जाते हैं वो माइकोप्लाज्मा ए गैलेक्सी और माइकोप्लाज्मा कैप्रिकोलम सब स्पीशीज कैप्रिकोलम। तो ये ज़रा शीप गोट के माइकोप्लाज्मा। फिर कैटल में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है जिसे CBPP कहते हैं, कंटेजियस बोवाइन फ्लोरा निमोनिया। तो इस डिजीज़ को काज करने वाला माइकोप्लाज्मा इज कॉल्ड माइकोप्लाज्मा माइक्वाइड सब स्पीशीज माइक्वाइड। ठीक है, उसकी भी आगे फिर स्मॉल कॉलोनी टाइप, ये कह लें ज़रा एक बड़ा स्पेसिफिक माइकोप्लाज्मा है जो कि ये काज करता है। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा बोवेस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो बाकी जो एनिमल हैं डॉग कैट वगैरह में भी हैं, लेकिन वो चूँकि इतनी उन पर इतनी ज़्यादा करें वो इम्पोर्टेंस नहीं है। मोस्टली हम कैटल शीप और फिर पोल्ट्री में जो इम्पोर्टेंट माइकोप्लाज्मा इनका अगर आपको पता होना चाहिए। अब प्रैक्टिकल के हवाले से मेन है कि हमने इनको कैसे डायग्नोज करना है। तो डायग्नोज करने के लिए सबसे पहले आपको स्पेसिमेन चाहिए। तो जैसे आपको बताया कि इनकी जो लोकेशन है माइकोप्लाज्मा की वो है मोस्टली म्यूकोजल मेम्ब्रेन्स। तो डिपेंडिंग कि कौन सा आर्गन और उसकी या कौन सा सिस्टम जिसकी म्यूकोजल मेम्ब्रेन पे ये पाए जाते हैं, तो उस कह लें सिस्टम या आर्गन की जो सिक्रीशंस हैं दे आर द गुड सोर्स ऑफ माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा चूँकि सेल वाल नहीं है, दे आर वेरी फ्रेजाइल, तो इनके जो सैंपल्स हैं उसको भी कहते हैं एज सून एज पॉसिबल आप कलेक्ट करने के बाद उसको या तो कोल्ड टेम्परेचर पे रखें और मिनिमम टाइम के अंदर आप लेबॉर्ट्री तक पहुंचाएं। और अगर ऐसे मुमकिन ना हो तो क्या करना चाहिए कि स्पेशल ट्रांसपोर्ट मीडिया होते हैं माइकोप्लाज्मा के लिए, जो कि मोस्टली माइकोप्लाज्मा का जो ब्राथ कल्चर होता है, लिक्विड कल्चर, वही सर्व करता है एज अ माइकोप्लाज्मा ट्रांसपोर्ट मीडियम। तो बेहतर होता है कि माइकोप्लाज्मा के सैंपल जब आपने लेने हों सस्पेक्टेड फ्लॉक से या सस्पेक्टेड जो एनिमल हैं, तो माइकोप्लाज्मा का जो ट्रांसपोर्ट लिक्विड मीडिया है उसके अंदर लें। यानी कि फर्ज करें आपने स्वैब लिया है, जो कॉटन का स्वैब होता है, जैसे हमारे ये ईयर प्लग्स होते हैं, तो इस तरह का एक स्पेशल स्टीराइल स्वैब मिलते हैं। तो वो आप एनिमल के फर्ज करें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है तो उसका नेज़ल स्वैब ले लें, उसका ट्रेकियल स्वैब ले लें, या उसके जो ट्रेकियल कह लें एस्पिरेट या एक्सुडेट्स हैं। ठीक है, इसी तरह डिफरेंट आर्गन जो भी सस्पेक्टेड है। तो एनिमल है उसमें मस्टाइटिस अगर चेक करनी है कि वो माइकोप्लाज्मा उसका काज तो नहीं है, तो मिल्क। ठीक है, कुछ एनिमल हैं जैसे माइकोप्लाज्मा साइनोवी जो है ये पोल्ट्री के जॉइंट्स उधर कह लें इसकी लीजन्स होती हैं, जॉइंट स्वेलिंग होती है, तो जॉइंट फ्लूइड भी आप ले सकते हैं। तो अल्टीमेटली जो भी सैंपल हो आपका उसको लेके आपने उसको उसका स्वैब या अगर वो वैसे लिक्विड है तो उसको डायरेक्ट सैंपल जो ट्रांसपोर्ट मीडिया सैंपल को उसमें ऐड कर दें। ठीक है, तो बाकी सैंपल के अंदर 5 मिलीग्राम पर ml एम्पिसिलिन
भी रिकमेंड की जाती है, क्योंकि एम्पिसिलिन जो है सेल वाल पर इनहिबिट करती है। तो माइकोप्लाज्मा की तो वैसे सेल वाल नहीं है, तो ये इसके लिए एक ज़रा हो जाएगा इनहिबिटरी जो कंटेमिनेंट बैक्टीरिया हैं। तो मकसद ओवरऑल आपको बताने का ये है कि अगर माइकोप्लाज्मा आपने आइसोलेट करना है तो आपको स्पेशल केयर करनी पड़ेगी। डिटेल आप इसमें ये जो हेडिंग है इसके अंदर आप देखेंगे। तो फिर आ जाता है कि जनरली जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया कि आप जब आपके पास सैंपल आ गया है तो आप डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं टू गेट ए प्रिलिमिनरी आइडिया अबाउट कि ये ग्राम पॉजिटिव है, नेगेटिव है, स्पोर फार्मिंग है या नहीं है। तो माइकोप्लाज्मा जैसे कि ग्राम स्टेनिंग तो इनकी वैसे ही बहुत पुअर होती है, दैट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट टू आइडेंटिफाई माइकोप्लाज्मा। तो इसके लिए कुछ जिम्सा स्टेन या लीशमैन स्टेन या सिंपल स्टेन जो हैं कह लें ये यूज़ होते हैं, लेकिन हर एक माइकोप्लाज्मा के लिए सिर्फ वो माइकोप्लाज्मा जो कि ब्लड में पाए जाते हैं जिनको हीमोप्लाज्मा कहते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर माइकोप्लाज्मा हीमोफिलस, ये साथ वाली डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये राउंड बड़े जो सर्कल्स हैं उनकी बॉर्डर पे आप देख सकते हैं ज़रा ब्लूइश से कलर के जो हैं माइकोप्लाज्मा। तो ये आप ये भी देख सकते हैं कि रेड आरबीसी के मुकाबले में कितने छोटे हैं ये जो बैक्टीरिया हैं माइकोप्लाज्मा। तो इनके लिए डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी कभी आप कोई पूछ ले आपसे तो ये नहीं कहना जी ग्राम स्टेनिंग कर लेंगे या जनाब एसिड फास्ट स्टेन कर लेंगे या कोई दूसरे जो स्टेन हमने पढ़े कैप्सूल ये वो। इसके लिए सिंपल स्टेन लाइक जिम्सा स्टेन या लीशमैन स्टेन ये आप यूज़ कर सकते हैं जस्ट टू गेट एन प्रिलिमिनरी आइडिया। तो इसमें अपीयरेंस इनकी वो आप देख सकते हैं कि दे आर वेरी स्मॉल। फिर फर्दर इस आइडेंटिफिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी भी कह लें अवेलेबल होती हैं कमर्शियली। डिफरेंट इंपॉर्टेंट जो हैं एनिमल या पोल्ट्री के माइकोप्लाज्मा उनके लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो वो जो आपने स्मीयर बनाया होगा ब्लड का या किसी टिश्यू का भी, तो उस स्मीयर पे आप वो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ विच आर एक्चुअली स्टेन्ड विद फ्लोरिसेंट डाइज, वो जब आप ऐड करेंगे तो फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस होगी। तो वो एक स्पेसिफिक कह लें होता है रिएक्शन, तो वो उससे क्लियरली पता चल जाता है कि ये कौन सा माइकोप्लाज्मा है। तो यानी कि सिंपल स्टेनिंग इज़ नॉट दैट गुड। उसके लिए बेहतर क्या है फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस करने वाली एंटीबॉडीज़ या सीरा आप कमर्शियली ऑब्टेन करें और फिर आप उसको यूज़ करें। तो ये कंटेजियस बोवाइन प्लूरोनिमोनिया जैसे ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए आप एंटीबॉडीज़ या सीरा यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि डायरेक्ट सैंपल पे आपने अगर आइडेंटिफाई करना है तो क्या ज़रूरी है। फिर आ जाता है जी कि आपने आइसोलेट करना है। आइसोलेट का मतलब कि माइकोप्लाज्मा को प्योर फॉर्म में लेके आना है। अब बहुत सारे माइकोप्लाज्मा जो हैं वो जैसे मैंने बताया कि कुछ कमेंसल्स हैं, कुछ कह लें सेप्रोफाइट्स हैं, तो कुछ पैरासाइट हैं। तो मोस्टली जो होते हैं ना कमेंसल यानी वो जो डिजीज़ काज करने वाले नहीं होते वो ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं मीडिया के ऊपर, सही है। तो इनके जो मीडिया हैं वो भी बड़े पे स्पेसिफिक हैं। तो जनरली हम कहते हैं कि माइकोप्लाज्मा दे आर फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म, मींस कि दे रिक्वायर वेरी स्पेसिफिक मीडिया, और उस मीडिया के अंदर भी जो एक होता है बेसल मीडिया, ठीक है, जो कि मोस्टली माइकोप्लाज्मा को सपोर्ट करेगा, लेकिन उसके अंदर फिर स्पेशल इंग्रेडिएंट ऐड करने पड़ते हैं आपको। और वो जो स्पेशल इंग्रेडिएंट हैं वो जनरली माइकोप्लाज्मा को सपोर्ट करते हैं, और फिर माइकोप्लाज्मा के अंदर भी डिफरेंट जो जीनस हैं उनके भी कुछ स्पेसिफिक हैं। एग्जांपल उसकी मैं इधर आपको देता हूँ कि बेसिक मीडिया जो है माइकोप्लाज्मा के लिए वो होता है बीफ इन्फ्यूजन ब्रॉथ या बीफ इन्फ्यूजन एगर, वो एगर जिसके अंदर बीफ के एक्सट्रैक्ट्स एडेड होंगे, ठीक है। तो वजह ये है कि उसके अंदर कोलेस्ट्रोल भी होता है, ठीक है। अगर कोलेस्ट्रोल कम हो तो उसमें स्पेशली फिर ऐड भी करना पड़ता है कोलेस्ट्रोल। वो किसी भी एनिमल का कह लें जो सीरम है उसको लिया जाता है 20% हाफ सीरम, ये पॉइंट सीरम भी यूज़ हो सकता है। तो वजह उसकी यही है कि सीरम के अंदर कोलेस्ट्रोल होगा वो, ठीक है। अब एक एनिमल से सीरम लिया जाए तो
वो भी रिकमेंडेड नहीं है। उसके लिए कहा जाता है कि मल्टीपल एनिमल जो हैं, यानी कि एक हॉर्स है तो मल्टीपल हॉर्सेज का जो सीरम लें उसको कहते हैं पूल्ड सीरम। वजह इसकी यह है कि सीरम फ्रॉम इंडिविजुअल एनिमल कैन वेरी इन इट्स ग्रोथ प्रमोटिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो मल्टीपल एनिमल का सीरम लेंगे तो वो जो ग्रोथ प्रमोटिंग प्रॉपर्टीज है उसकी वो इम्प्रूव हो जाएंगी। तो सिंपली याद इतना रखें कि माइकोप्लाज्मा की ग्रोथ के लिए आपको सीरम ऐड करना पड़ता है बेसल मीडिया के अंदर। ठीक है, तो उसके अलावा और जो मेन फैक्टर चाहिए माइकोप्लाज्मा के लिए वो है यीस्ट एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो यीस्ट एक्सट्रैक्ट आपको ऐड करना पड़ेगा बेसल मीडिया के अंदर। फिर डीएनए या न्यूक्लियोटाइड, तो इसकी भी कमर्शियल प्रिपरेशन मिलती है डीएनए की भी और न्यूक्लियोटाइड की। तो नैड कहते हैं, एनएडी निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो ये नैड की कहने मिल जाता है कमर्शियली। तो ये आपको ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज माइकोप्लाज्मा ग्रो नहीं करेगा। उसके अलावा जो पानी जो वाटर ऐड करना है उसके अंदर मीडिया के दैट शुड आल्सो बी ऑफ हाई क्वालिटी। ठीक है, वजह ये है कि भी अगर वो टैप वाटर आपने यूज़ कर दिया तो उसके अंदर मुख्तलिफ साल्ट्स हो सकते हैं जो कि माइकोप्लाज्मा के लिए इनहिबिटरी हो सकते हैं। तो फर्दर फिर पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन या पेनिसिलिन आप ऐड कर सकते हैं ताकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ना ग्रो कर दें। अगर पे थैलियम एसीटेट ऐड किया जाता है टू इनहिबिट फंजाई। ठीक है, और कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और पीएच जो है वो बहुत स्पेसिफिक है, 7.2 टू 7.8 फॉर माइकोप्लाज्मा। और जो जीनस यूरिया प्लाज्मा है उसकी पीएच 6 है, तो ये करें रिजनेबली एसिडिक पीएच। तो ये डिफरेंस, अगर आपने यूरिया प्लाज्मा ऐड करना है तो आप फिर जनरल माइकोप्लाज्मा वाला मीडिया नहीं यूज़ करेंगे, आप वो मीडिया यूज़ करेंगे जिसकी 6.0। इसी तरह थैलियम एसीटेट जो दूसरे माइकोप्लाज्मा के लिए ऐड कर सकते हैं आप, तो इनहिबिट फंजाई या ग्राम नेगेटिव, वो आप यूरिया प्लाज्मा के लिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये उसके लिए हार्मफुल है। तो इसी तरह और जो माइकोप्लाज्मा है उनके भी कुछ के लिए कुछ जो सब्सटेंसेस हैं वो नॉन है कि दे आर इनहिबिटरी। ठीक है, तो ये मकसद बताने का ये है कि जो भी माइकोप्लाज्मा आपने आइसोलेट करना है उसके मतलब आपको इन डिटेल पढ़ना पड़ेगा कि इसके लिए कौन से इनहिबिटरी सब्सटेंसेस और कौन से सब्सटेंसेस ऐड करें तो ग्रो करेगा। ठीक है, तो डिफरेंट एंटीबायोटिक्स स्पेशली जो सेल वॉल को इनहिबिट करने वाली हैं वो आपको ऐड करेंगे तो कंटेमिनेट ग्रो नहीं करेंगे। फिर आ जाता है जी कि कमर्शियली जो अवेलेबल मीडिया हैं, तो यूजुअली पीपीएलओ एगर या पीपीएलओ ब्रॉथ ये कमर्शियली अवेलेबल हैं। तो ये बेसिक मीडिया है। मीडिया के अंदर आपको ये जो आप में से कई माउस और माइक को क्योंकि ये शोर आता है, मैं फिर ये लेक्चर नहीं दे सकता, इसलिए आप अपने आप पे खुद म्यूट अनम्यूट ना करें। और तो पीपीएलओ एगर या पीपीएलओ ब्रॉथ ये माइकोप्लाज्मा के बेसल मीडिया हैं, इसमें आपको स्पेशल इंग्रेडिएंट ऐड करने पड़ेंगे। तो मैं बताने का मकसद यह है कि ये कमर्शियली अवेलेबल होते हैं पीपीएल एगर या ब्रॉथ। फिर माइकोप्लाज्मा के जो मीडिया हैं वो आप ब्रॉथ भी यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों का अपना एक पहले एडवांटेज या डिसएडवांटेज है। जब भी आपने सैंपल लगाना है तो मोस्टली बोथ एगर मीडिया और ब्रॉथ मीडिया दोनों ही यूज़ करते हैं, क्योंकि तो कई दफ़ा एगर पे लगाएं तो वो कॉलोनीज नहीं आती क्योंकि मीडिया ड्राई हो जाता है। तो इस मकसद के लिए छोटी पेट्री प्लेट्स यूज़ की जाती हैं और उनमें कह लें अप टू 60 डायमीटर की जो बैटरी डिशेज हैं वो यूज़ होती हैं। और उसके अलावा जो बैटरी डिश हैं, कई प्लास्टिक की जो बैटरी डिश हैं दे माइट बी इनहिबिटरी टू माइकोप्लाज्मा एज वेल। ठीक है, तो पहले काफ़ी सारे पहले इसके लिए प्रिकॉशंस आपको लेने पड़ते हैं। तो फिर क्वालिटी कंट्रोल मेजर आपको यूज़ करने पड़ेंगे। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब है आपने एक मीडिया बनाया और बनाने के बाद आप चेक करते हैं कि वो नॉन माइकोप्लाज्मा जो है उसका आपके पास होना चाहिए कंट्रोल, उसको भी सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो कोई भी अननोन सैंपल जिसमें आप माइकोप्लाज्मा सस्पेक्ट कर रहे हैं उसको आप विदाउट क्वालिटी कंट्रोल अगर आप लगा देंगे सैंपल और अगर पे तो हो सकता है वो ग्रो ही ना करे। तो इसलिए
उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए आपके पास एक पॉजिटिव कंट्रोल होना चाहिए, ताकि उस मीडिया पे आप वो लगाएं, पॉजिटिव कंट्रोल ग्रो करे, फिर आप कह सकते हैं कि सैंपल में माइकोप्लाज्मा है या नहीं है। इसको हम कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल। तो इसके बाद आप अनाकुलेशन करनी है अपने कल्चर मीडिया की, तो इसके लिए भी कुछ पहले ज़रा प्रिकॉशंस हैं और या कुछ पॉइंट्स है वो जो पता होना चाहिए आपको। तो इसके लिए जैसे मैंने पहले कहा, यू हैव टू प्रिपेयर ब्रॉथ एंड एगर बोथ, ये नहीं कि एगर ही बना दिया, तो दोनों को साथ साथ लेके चलते हैं। तो सबसे पहले है, अगर जो आपका सैंपल है फ्लूइड, जैसे फिटल फ्लूइड्स होते हैं या कोई एग्रीगेट्स हैं, तो उनको आप डायरेक्टली ब्रॉथ में भी ऐड कर सकते हैं और एगर पे भी लगा सकते हैं, और लगाना भी ऐसे चाहिए, दोनों तरीके यूज़ करने चाहिए। अगर सैंपल करें है जैसे जॉइंट फ्लूइड है और उसके अंदर कुछ इनहिबिटरीज करें जो सब्सटेंसेस हो सकते हैं, तो उसके लिए कहते हैं कि सैंपल को डाइल्यूट कर लें। ठीक है, एक तो आप विदाउट डाइल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर फर्दर ग्रोथ नहीं आई तो आपको चाहिए कि आप सैंपल को डाइल्यूट कर लें, एट 10-fold डाइल्यूशन यूज़ करें, और डिफरेंट डाइल्यूशन जो है उनको आप रात में भी लगाएं और एगर पे भी लगाएं। तो ये एक पॉइंट है कि विदाउट डाइल्यूशन लगाएं, फिर डाइल्यूशन के साथ लगाएं, और फिर अगर टिश्यूज़ हैं तो टिश्यूज़ को आप क्या करें, थोड़ा सा ग्राइंड कर लें स्टील और पेसल मोटर में। तो उसके बाद उस टिश्यू को ग्राइंड किया हुआ टिश्यू जो है उसको अगेन माइकोप्लाज्मा का जो ब्रॉथ मीडिया है उसके अंदर उसको यानी डाइल्यूट कर लें, अगेन उसकी डाइल्यूशन बना के आप फिर उसको एगर पे लगाएं और ब्रॉथ में लगा दें। ठीक है, तो ये ज़रा कुछ बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद आप 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप इनको वेट करें, और कुछ माइकोप्लाज्मा है जिनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन या एनारोबिक एनवायरनमेंट चाहिए, तो उसके लिए एक जार जिसके अंदर कैंडल आप जल्दी छोड़ दें, वो कैंडल जब बुझ जाएगी मीन्स आपने रिमूव। ठीक है, तो यानी थोड़ा सा उसको एनारोबिक एनवायरनमेंट भी आपने देना है। कुछ माइकोप्लाज्मा, नॉट ऑल, वो डिपेंड करता है कि माइकोप्लाज्मा वो एरोबिक है या एनारोबिक है या फैकल्टेटिव एनारोबिक है। तो बाकी जब आपने मीडिया पे लगा दिया एगर या ब्रॉथ में, तो उसको आपने 24 घंटे बाद इसकी ग्रोथ को एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि ये काफ़ी स्लो ग्रो करता है। तो एटलीस्ट 48 to 96 आवर्स के बाद इसकी ग्रोथ आती है। ब्रॉथ में होगा तो आपको टर्बिडिटी नज़र आएगी, तो टर्बिडिटी देखने के लिए बेहतर होता है कि आप एक अनइनोकुलेटेड ट्यूब भी साथ लगाई हो, ताकि आप उसके साथ कंपैरिजन कर सकें। एगर पे कॉलोनियाँ अगर देखनी है तो वो वैसे आंख से नज़र नहीं आनी, वो उसको या तो स्टीरियो माइक्रोस्कोप के नीचे रखें प्लेट को, या फिर लो पावर ऑब्जेक्टिव ऑफ ए लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये इसका कह लें ज़रा एक डिफरेंट पॉइंट है। और फिर कॉलोनीज इसकी फ्राइड एग कॉलोनीज, जैसे आपको बताया स्मॉल कॉलोनीज होती हैं। इकोलाई जो है, जो कि आम कह लें बैक्टीरिया है, उसकी कॉलोनी का साइज 3 mm या उससे ज़्यादा होता है। उसके मुकाबले में माइकोप्लाज्मा लेस 0.1 mm या 0.3 mm, तो यानी कि बहुत स्मॉल कॉलोनीज होती हैं। अब कहते हैं अगर ग्रोथ 4 दिन तक भी नज़र ना आए तो उसको डिस्कार्ड ना करें, ऐसी प्लेटों को या ऐसे ब्रॉथ को। उसको कम से कम 14 डेज तक आपने रखना है। तो ब्रॉथ तो 15-14 दिन तक रहेगा। जो एगर प्लेटें होती हैं वो ड्राई हो सकती हैं, तो उनके लिए आपको क्या करना है कि साथ कोई जो कॉटन है उसको भी पानी में भिगो के रख दें साथ। और ये प्लेटें जो हैं वो किसी जो क्या होते हैं, या किसी जार में या डब्बे में या किसी पॉलीथीन बैग में रखें आप, जो कि सील हो जाता हो, ताकि वो ड्राई ना हो 14 दिन तक। ठीक है, तो ब्रॉथ में अगर फिनोल रेड इंडिकेटर ऐड किया हुआ है तो कॉलोनी जो ग्रोथ है वो कलर भी चेंज करेगी, डिपेंडिंग के बैक्टीरिया फर्मेंट करता है कि नहीं करता। तो ये तो है ग्रोथ के हवाले से। फिर आ जाता है कि ऑब्टेनिंग ए प्योर कल्चर। तो प्योर कल्चर अब तक आपको समझ आ जाना चाहिए। प्योर कल्चर का मतलब क्या है कि ऐसा कल्चर जो कि सिर्फ एक माइकोप्लाज्मा या एक बैक्टीरिया पे मुश्तमिल हो। तो उसका तरीका ये होता है, माइकोप्लाज्मा के लिए चूँकि इसकी कॉलोनीज बहुत स्मॉल होती हैं, तो चांसेस होते हैं कि 2-2 कॉलोनीज
सॉरी दो दो हो सकता है दो डिफरेंट माइकोप्लाज्मा जो हैं वो साथ साथ जुड़े हों। तो ये अगर आप ये स्लाइड देख रहे हैं तो इसमें आप देख सकते हैं ये एक सिंगल कॉलोनी है, ये एक सिंगल कॉलोनी है, ये भी सिंगल है, लेकिन ये जो है ये एक कॉलोनी के साथ बहुत एक और छोटी सी कॉलोनी अटैच है, ये भी दो कॉलोनी अटैच हैं, ये भी दो कॉलोनी अटैच हैं, और ये लगता है ऐसे ही जैसे एक कॉलोनी है लेकिन ये दो कॉलोनी अटैच हैं। तो प्योर कल्चर लेने के लिए कुछ स्टेप करने पड़ते हैं माइकोप्लाज्मा के लिए। तो वो रीज़न उसका ये आपको स्लाइड पे देख रहे हैं कि इसकी कॉलोनीज जो हैं वो आपस में मिल जाती हैं। तो वो कौन से स्टेप हैं टू गेट प्योर कल्चर, तो वो ये आप ये अंडर द हेडिंग ऑब्टेनिंग ए प्योर कल्चर, इधर से आप स्टडी करेंगे, आपको मैं ये इसके मेन पॉइंट आपको बता देता हूँ, बाकी डिटेल में आपने इधर से देखना है। तो दूसरा ये कि माइकोप्लाज्मा जो है इसकी जो कॉलोनीज हैं वो सरफेस पे भी ग्रो करती हैं और इनटू द एगर में भी चली जाती हैं। तो ये आप देख रहे हैं ग्रोथ ऑफ द कॉलोनी इनटू द एगर, और ये सरफेस पे हैं, सरफेस में सेंटर में इसका एक प्रोजेक्शन होती है और एक साइडों पे एक पेरिफेरल जोन होता है। ये इसका क्रॉस सेक्शन दिखाया है, एगर पे इस तरह नजर आती है, लेकिन अगर इसका क्रॉस सेक्शन लें तो वो इस तरह नजर आ रही है। तो प्योर कल्चर लेने के लिए आपने क्या करना है कि फर्ज करें ये एगर प्लेट है, तो आप इस एक सिंगल कॉलोनी को स्पॉट करेंगे, उसको स्कैल्पल ब्लेड से आप उसको काट लेंगे, ठीक है, या एक पास्टर पाइपेट होती है उसके साथ इसको आप पंच कर लेंगे, और इस सिंगल कॉलोनी को आपने फिर एक से 2 ml ब्राथ तो अपन ट्यूब में डालें या किसी छोटी ट्यूब में डालें, उसके अंदर आपने उसको कॉलोनी को ट्रांसफ़र कर देना है। और उसके बाद आपने आप ब्राथ में वो जो कॉलोनी आपने ट्रांसफ़र कर दी उसको आपने इनक्यूबेट करना है और वेट करना है कि वो ग्रो करती है कि नहीं करती, ठीक है। जब वो ग्रो कर जाए तो ग्रो होने के बाद ब्राथ में ग्रो होने के बाद उसको आपने क्या करना है, फ़िल्टर जो सिरिंज फ़िल्टर है उससे आप उस ब्राथ को करना है, प्योरीफाई करना है या उससे उसमें से पास करना है, ताकि जो भी कोई मिक्स दो कॉलोनी या सेल आपस में जुड़े भी हैं वो भी सेपरेट हो जाएंगे। और उसके बाद सिरिंज से पास करने के बाद आपने उसको डाइल्यूट करना है 1:10 या 1:100। उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट फिर एगर पे लगा देना है, ठीक है। एगर पे फिर लगाएंगे तो फिर अगेन आपने सिंगल कॉलोनी भी करनी है और उसको अगेन इसी तरह प्रोसेस करना है, सिरिंज से पास करना है, और उसके बाद फिर सिंगल कॉलोनी उठानी है और उसको अगेन सॉरी क्या कहते हैं ब्राथ में लगा लें। तो इस टेक्निक को कहते हैं पहले ग्रो करें एगर पे, एगर से कॉलोनी उठाएं, उसको ब्राथ में लगाएं, ब्राथ से सिरिंज फिल्टर से पास करें और उसको डाइल्यूट करें और उसको फिर एगर पे लगा दें। तो इसको कहते हैं ब्राथ एगर ब्राथ टेक्निक, ठीक है। तो दूसरी टेक्निक है उसको कहते हैं एगर एगर टेक्निक। वो ये है कि आप सिंगल ब्लॉक उठाएं, उसको उठा के स्टीराइल स्कैल्पल ब्लेड से छोटा सा काट के उसको उसकी कॉलोनी साइड नीचे रखें और उसको एगर पे ऐसे स्ट्री कर दें, ठीक है, और उसको इंक्यूबेट कर दें। तो ये इसको कहते हैं एगर एगर टेक्निक। तो ये टेक्निक जो है इसको कहते हैं हाउ टू गेट प्योर कॉलोनी ऑफ माइकोप्लाज्मा। तो अब माइकोप्लाज्मा जो है वो चूँकि सेल वॉल नहीं होती, तो और इस मीडिया के अंदर आपने वो ऐड की होती कैंसरिंग, तो हो सकता है कुछ बैक्टीरिया जो कि माइकोप्लाज्मा नहीं है वो ग्रो करें लेकिन विदाउट सेल वॉल। जब उनको कहते हैं एल फॉर्म जो बैक्टीरिया, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो नॉर्मली सेल वॉल बनाते हैं लेकिन ड्यू टू दी एडिशन ऑफ एंटीबायोटिक कैंसरिंग वो विदाउट सेल वॉल जब ग्रो करेंगे तो वो उनकी कॉलोनीज भी ऐसी लगेगी जैसे शायद माइकोप्लाज्मा की है। तो उसको डिफ्रेंशिएट करना जरूरी होता है, उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए स्टेन किया जाता है, तो उसको कहते हैं डाइन स्टेन। तो ये डाइन स्टेन का प्रोसीजर आप इधर से पढ़ सकते हैं, लेकिन इन शॉर्ट ये कि डाइन स्टेन जो है वो सिर्फ माइकोप्लाज्मा कॉलोनीज को स्टेन करेगा और अंडर माइक्रोस्कोप आपको ऐसी नजर आएंगी डाइन स्टेन से स्टेन कॉलोनी सेंटर में कहीं ज़्यादा स्टेन होगा एरिया ऑफ नाइट्रोजन एरिया होगा, और जो दूसरी होंगी एल फॉर्म बैक्टीरिया वो सेम होते ही नहीं है, जो अगर होंगे तो वो डी सेम हो जाएंगे एग्रेसिव। तो ये है डाइन सेम। फिर आ जाता है कि अगर मेन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट जेनरा ऑफ द माइकोप्लाज्मा। मेन जेनरा जो एनिमल की हैं वो है माइकोप्लाज्मा, प्लाज्मा और कोली प्लाज्मा। तो ये एक फ्लो डायग्राम है, ये आप बना सकते हैं, उसको ब्रीफली आप
ये वाली डिस्क्रिप्शन है, ये दे के आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। होता क्या है बेसिकली इसमें कि अगर आपने जीनस लेवल पे डिफ्रेंशिएट करना है तो आपको टेस्ट करना पड़ता है, उसको कहते हैं डिजिटोनिन टेस्ट, डिजिटोनिन सेंसिटिविटी टेस्ट। तो इकोली प्लाज्मा जो है ये डिजिटोनिन को सेंसिटिव नहीं है, मीन के ये ग्रो कर देता है इसकी प्रेजेंस में, और जो दूसरे माइक्रोप्लाज्मा यूरिया प्लाज्मा ये डिजिटोनिन को सेंसिटिव है, यानी कि ये ग्रो नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरह डिफ्रेंशिएट हो जाता है। और उसके बाद फिर जो डिजिटोनिन को सेंसिटिव हैं या ग्रो नहीं करते उनमें फर्दर क्लासिफिकेशन या डिफ्रेंशिएशन होती है बाय द यूरिया टेस्ट। जो ये कुछ माइक्रोप्लाज्मा जो माइक्रोप्लाज्मा है वो यूरिया नेगेटिव होते हैं, और जो यूरिया प्लाज्मा है वो यूरिया पॉजिटिव होते हैं। तो ये एक स्कीम आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं कि हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफरेंट कैनला। डिजिटोनिन टेस्ट करने के लिए आप सिंपली वो एगर क्या होते हैं टेस्ट फिल्टर पेपर की डिस्कें बनाते हैं, उसमें आप डिजिटोनिन सोल्यूशन ऐड कर देते हैं और उसको एगर की जो एगर प्लेट पे जिससे आपने माइक्रोप्लाज्मा ग्रो कराया हुआ है प्योर माइक्रोप्लाज्मा, उसके वो डिस्कें रख देते हैं। तो जो माइक्रोप्लाज्मा होगा सेंसिटिव तो उसके अगेन उसकी जिसके अराउंड ग्रोथ नहीं आएगी, और जो सेंसिटिव नहीं होते जैसे पॉलीप्लाज्मा तो उनके अगेंस्ट ग्रोथ नहीं है, तो ग्रोथ आएगी, और जो सेंसिटिव है उनके जो जिसके अराउंड है ग्रोथ नहीं आएगी। तो ये है डिजिटोनिन सेंसिटिविटी टेस्ट। यूरियल टेस्ट भी इसी तरह का ही है कि एक रिएजेंट है 10% यूरिया और 0.8% मैंगनीज, ये सोल्यूशन आप एगर सरफेस पे आप स्प्रेड कर देते हैं, जहाँ जहाँ कॉलोनीज होंगी जो कि यूरिया प्रोड्यूस करने वाली हैं तो वो ब्लैक हो जाती है वो कॉलोनीज। जो यूरियज नेगेटिव होंगी वो उनका कलर चेंज नहीं होगा, ये यूरियज है। बाकी कॉलोनीज जो हैं उनके साइज से भी आइडिया हो जाता है कि ये कौन सा माइक्रोप्लाज्मा है। जैसे माइक्रोप्लाज्मा है तो उसकी कॉलोनी साइज 0.6 है, दूसरे का 0.01। पॉलीप्लाज्मा इज ऑलमोस्ट 3 mm, तो दूसरों के मुकाबले काफ़ी बड़ा होता है ये माइक्रोप्लाज्मा। तो ये आपके तकरीबन 3 मिनट रहते हैं, जिसमें ज़रा आपने फिर एक और टॉपिक जो है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज़। जीनस ऐसे हो गया, और स्पीशीज़ के लिए आपने ये जस्ट जो टेस्ट है इनके नाम पता होने चाहिए आपको। ये फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेक्निक यूज़ हो सकती है, एंजाइम लिंक इम्यूनोसार्बेंट ऐसे यूज़ हो सकता है, एगर जेल इम्यूनोडिफिशिएंट यूज़ हो सकती है, कंप्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट हो सकता है, पीसीआर हो सकता है, बायोकेमिकल टेस्ट किए जा सकते हैं। और बायोकेमिकल टेस्ट में टेट्राजोलियम रिडक्शन टेस्ट, फास्फेटेज और आर्जिनिन हाइड्रोलिसिस टेस्ट, और फिर मेटाबॉलिक इनहिबिशन टेस्ट होते हैं और ग्रोथ इनहिबिशन टेस्ट। तो ये टेस्ट के नाम पता होने चाहिए कि हाउ अगर आपने जीन स्पीशीज भी आइडेंटिफाई करनी है। और फाइनली इसमें सीरोलॉजी में आप ये आपको पता होना चाहिए कि सीरोलॉजी का मतलब है कि सीरम में एंटीबॉडी को डिटेक्ट करना किसी भी माइक्रोप्लाज्मा के लिए। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो कॉमन टेस्ट किया जाता है उसको कहते हैं रैपिड प्लेट एग्लूटिनेशन टेस्ट। इसमें सीरम सैंपल जो है उसके अंदर एंटीबॉडीज़ होंगी, और एंटीजन जो है वो कलर्ड एंटीजन कमर्शियली अवेलेबल होता है मोस्टली ब्लू कलर का। तो वो एंटीजन का एक ड्रॉप और एक ड्रॉप जो सीरम जिसको आपने चेक करना है कि उसमें एंटीबॉडी हैं या नहीं, उन दोनों को आप मिक्स कर देते हैं स्लाइड के ऊपर, तो अग्लूटिनेशन नज़र आ जाती है। तो कलर्ड इसलिए एंटीजन होता है ताकि एग्लूटिनेशन नज़र आ जाए। तो इस टेस्ट को रैपिड एग्लूटिनेशन टेस्ट भी कहते हैं, इसको सीरम प्लेट एग्लूटिनेशन टेस्ट भी कह देते हैं, सीरम एग्लूटिनेशन टेस्ट भी कह देते हैं, डिफरेंट नाम है इसके। ठीक है, मकसद सिर्फ ये है कि ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ही है, वो स्लाइड पे कर लें प्लेट पे कर लें वो आपकी मर्जी है। फिर हीमोग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट, इनडायरेक्ट हीमोग्लूटिनेशन टेस्ट, एगर जेल डिफ्यूजन टेस्ट, कंप्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, एलाइजा और लेटेस्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट। ये अगेन they all can be used for serology, यानी कि to detect antibodies against different mycoplasma in serum। तो इनके अगेन आपको नाम पता होना चाहिए कि ये कौन से टेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं फॉर सीरोलॉजी। तो ये आपको आइडेंटिफिकेशन के हवाले से मेन चीज़ें जो हैं वो मैं जो आपसे पूछ सकता हूँ वो आपको मैंने बता दी हैं। बाकी जो मैंने नहीं जिनका जिक्र किया वो आप उनको नहीं करेंगे। ठीक है, तो बाकी रहेगा जो फंजाई के हवाले से, उसके लिए मैंने एक एक्सप्लेनर वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड की हुई है, वो आपको मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। तो आपने सिर्फ जो हेडिंग्स मैंने उसमें बताई हैं करने के लिए वही आपने देखनी है। ठीक है, वो चैप्टर से नहीं देख के घबरा जाना कि वो इतना बड़ा चैप्टर है, उसमें जस्ट
फ्यू हेडिंग और बॉक्सेस जो हैं उसके अंदर, उसी को आपने स्टडी करना है। तो क्या आपका लेस देन 1 मिनट रह गया, तो मैं इसको यहाँ पे ख़त्म करता हूँ लेक्चर को। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आई तो बार बार सुने, ज़रा समझ आ जाएगी। फिर भी हो तो क्वेश्चन कर सकते हैं व्हाट्सएप पे आप।